मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। लागू हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। 8 अप्रैल से लागू हुए नए अधिनियम के प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन कानून को बताया सामाजिक न्याय की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। नवकार महामंत्र दिवस आज। शांति, आध्यात्मिक जागृति और सार्वभौमिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 108 देश होंगे एकजुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 गौरवपूर्ण वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर लाभार्थियों से की बातचीत। बोले, मुद्रा ऋण ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। अब तक वितरित 52 करोड़ ऋण को बताया दुनिया भर में अद्वितीय उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से की मुलाकात। भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंधों को सुदृढ़ करने की दोहराई प्रतिबद्धता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी क्राउन प्रिंस से की बातचीत। आज मुंबई में व्यापारिक नेताओं के साथ व्यापारी गोलमेज सम्मेलन में लेंगे भाग। न्यू इंडिया अवसरों की भूमि है, जहां हर क्षेत्र में तेजी से हो रहे हैं सुधार, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। विदेश में अध्ययनरत भारतीय छात्रों को बताया भारतीय मूल्यों और संस्कृति का दूत। उज्बेकिस्तान के समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों से कर रहे थे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस को संबोधित करेंगे। इस वैश्विक मंत्र में 108 से अधिक देशों के लोग शांति और एकजुटता के लिए शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जो जैन धर्म के सबसे अधिक पवित्र है। इस नवकार महामंत्र के सामूहिक जप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाता है। अहिंसा, विनम्रता और आध्यात्मिक उत्थान के सिद्धांतों पर आधारित यह मंत्र प्रबुद्ध व्यक्तियों के गुणों को श्रद्धांजलि देता है और आंतरिक परिवर्तन को प्रेरित करता है। यह दिवस सभी व्यक्तियों को आत्मशुद्धि, सहिष्णुता और सामूहिक कल्याण के मूल्यों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से देश भर में लागू हो गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि वक्फ अधिनियम को प्रभावी कर दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून वक्फ लॉ 2025 बन चुका है। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। इसके साथ ही देश में वक्फ से जुड़े कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव औपचारिक रूप से लागू हो गए हैं। केंद्र ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 8 अप्रैल 2025 से प्रभाव में लाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित की गई है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत 8 अप्रैल 2025 को यह तारीख घोषित की, जिस दिन से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के सभी प्रावधान प्रभावी हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने की सराहना की है और इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कल्याण में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
राइजिंग भारत समिट 2025 में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया, जिसने राजनीतिक बहस और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया था। उन्होंने इस सुधार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम सामाजिक न्याय की दिशा में उनकी सरकार का एक बड़ा कदम है। 21वीं सदी की पीढ़ियों को हम 20वीं सदी की राजनीतिक भूलों का बोझ नहीं दे सकते हैं। भारत की ग्रोथ में तुष्टीकरण की राजनीति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अभी संसद में वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। साथियों, तुष्टीकरण यानी पॉलिटिक्स ऑफ एबिजमेंट भारत की सोशल जस्टिस की मूल अवधारणा के पूरी तरह खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस ने इसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार बना दिया। 2013 में वक्फ कानून में किया गया संशोधन मुस्लिम कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं को खुश करने का प्रयास था। इस कानून को ऐसा रूप दिया गया कि उसने संविधान के ऊपर खड़ा होने का भ्रम पैदा किया। जिस संविधान ने न्याय के रास्ते खोले, उन्हीं रास्तों को वक्फ कानून ने संकुचित कर दिया गया। और इसके दुष्परिणाम क्या हुए? कट्टरपंथियों और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए। केरल में ईसाई समाज के ग्रामीणों की जमीन पर वक्फ के दावे, हरियाणा में गुरुद्वारों की जमीन विवादों में, कर्नाटका में किसानों की जमीन पर दावा, कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी
अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंधों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। महाराणा प्रताप के जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये घोड़ा है और महाराणा प्रताप हर लड़ाई में किसी चेतक घोड़े से लड़ाई करते। महाराणा प्रताप तो बहुत ही संकट की स्थिति में तो इस घोड़े ने अपनी ताकत और चतुराई दिखाकर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सफलतापूर्वक बाहर निकालते को पहचान करते। ये कौन है? ये हमारे दादा जब भारत आए थे उस वक्त का है और 1974 का है। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान तोहफा है। मैं मेरे देश के लिए एक इसको बहुत बड़ी सौगात के रूप में इसको सम्मान से जो आपका सम्मान है इससे तो बहुत होता है। ये हमारे यहाँ देश की ट्रेडिशन, हर मोहल्ले में हर घरों के बाहर ये रखते हैं, उसमें दाने डालते हैं ताकि कोई भी पंछी आए तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो शाम को तो पूरा भर जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से अपने आवास पर बातचीत की। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। मुद्रा, ये वो शब्द है जिसका हमारे और आपके जीवन पर सीधा असर होता है। मुद्रा यानी धन का वो रूप जिसके जरिए हम और आप लेन देन करते हैं। इस शब्द के साथ 10 साल पहले केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की, मुद्रा योजना। ये योजना जिसने मजबूर को मजबूती दी, वो योजना जिसने देश के उस वर्ग के जीवन को बदलने का काम किया जिसको अपने हिस्से के आसमान की दशकों से दरकार थी। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा। ये मिजाज पैदा करना है। ये आपके अगल बगल के लोगों के अनुभव में आता है? यस सर, मेरा जो गांव है गणेश धाम बाचावानी, मेरा एक गांव है भोपाल से
लगभग 100 किलोमीटर। वहां कम से कम 2-3 लोगों ने, किसी ने कोई ऑनलाइन डिजिटल की शॉप खोली है, किसी ने कोई फोटो स्टूडियो का लिया, उन्होंने भी 1-1, 2-2 लाख का लोन लिया और मैंने उनकी हेल्प भी किया है सर। योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी ने मुद्रा योजना लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दशक में मुद्रा योजना ने कई सपनों को हकीकत में बदला है, ऐसे लोगों को सशक्त बनाया है जिन्हें पहले वित्तीय सहायता से वंचित रखा गया था। ये दर्शाता है कि भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम छोटे थे तो सुनते थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी, ऐसा सुनते थे। नौकरी को आखिरी गिनते थे। धीरे धीरे समाज की मनस्थिति ऐसी बदल गई कि नौकरी सबसे पहला काम भाई कहीं मिल जाए, बस सेटल हो जाए, जिंदगी की श्योरिटी हो जाती है। व्यापार मध्यम ही रहा और लोग यहां तक पहुंच गए, खेती तो सबसे आखिर में। इतना ही नहीं, किसान भी क्या करता है, अगर उसके 3 बेटे हैं तो एक को कहते हैं भाई तू खेती संभालना, 2 को कहते हैं तुम जाओ भाई कहीं रोजी रोटी कमाओ। ये अब आपको ये जो मध्यम वाला विषय है कि व्यापार को हमेशा मध्यम माना गया है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन के अलावा इस योजना ने सामाजिक समावेशन और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है। और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। समाज का हर वर्ग सुखी हो, हर नागरिक का जीवन समृद्ध हो और अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास की पहुंच सुनिश्चित हो, ये सरकार का मिशन है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर कम समय में विकसित भारत संकल्प यात्रा सपनों, संकल्पों और भरोसे की यात्रा बन चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में आज सुबह स्लोवाकिया पहुंच गई हैं। वह स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं। स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी पुर्तगाल की राजकीय यात्रा के दौरान मंगलवार को पुर्तगाल की संसद असेंबलिया द रिपब्लिका के दौरा किया था और राष्ट्रपति मुर्मू ने पुर्तगाल के सांसदों और भारत पुर्तगाल संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारतीय समुदाय से बातचीत की और उन्हें संबोधित किया।
भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पुर्तगाल में अपने लघु लेकिन अत्यंत सार्थक प्रवास के दौरान मैंने भारत और पुर्तगाल के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों को महसूस किया, जो भारतीय कला, संस्कृति एवं खान-पान, योगा एवं आयुर्वेदा की लोकप्रियता में देखे जा सकते हैं। पुर्तगाल में अपने लघु लेकिन अत्यंत सार्थक प्रवास के दौरान मैंने भारत और पुर्तगाल के बीच मौजूद सांस्कृतिक संबंध को महसूस किया, जो भारतीय कला, संस्कृति एवं खान-पान, योगा एवं आयुर्वेद की लोकप्रियता में देखे जा सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि लिस्बन की कई सड़कों के नाम भारत से संबंधित, जिनमें महात्मा गांधी एवेन्यू भी शामिल है। मुझे गांधी जी और कस्तूरबा जी की भव्य प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। मुझे आप सभी माननीय प्रवासी, भारतीय प्रवासी और भारत पुर्तगाल समुदाय के सदस्यों से मिलकर बहुत खुशी हुई है। भारत के कई हिस्सों में से आकर विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हुए आप न केवल भारत के विविधता को दर्शाती है, बल्कि हमारे महान देशों को जुड़ने का भी साझा मूल्य, लोकतंत्र, बहुलवाद, भाईचारा और भावना के भी प्रतिनिधित्व करते हैं। पुर्तगाल ऐसा देश है जो सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को गले लगाता है और उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत आज परिवर्तनकारी पथ पर है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार द्वारा की गई पहल, शासन व्यवस्था में परिवर्तन और हमारे लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को गतिशील करने में योगदान दे रही है। आज भारत परिवर्तनकारी पथ पर है। पिछले 10 वर्ष में भारत सरकार द्वारा की गई पहल, शासन व्यवस्था में परिवर्तन और हमारे लोगों की रचनात्मक ऊर्जा को गतिशील करने में योगदान दी। हम इस दशक के अंत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम तेज गति से हो रही विकास तथा युवाओं की आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए नई रूपरेखा का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अभूतपूर्व वैश्विक परिवर्तन के समय में रह रहे हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जलवायु परिवर्तन और नॉलेज इकोनॉमी में लीडरशिप की भूमिका निभा रहे हैं, दुनिया हमारी और अधिक सम्मान और अपेक्षा के साथ देख रही है। जैसे जैसे हम अधिक जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, वैश्विक समस्याओं का समाधान के लिए काम करते हैं। दुनिया के साथ हमारे संबंधों में भारत के प्रवासियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत सरकार अपने प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को और मजबूत करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार अपने प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध को और मजबूत करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार के कैलेंडर में एक प्रमुख और उच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है। हमारी सरकार ने प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए संकट के समय सहयोग के लिए कई पहल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय मिशन विदेश में हर भारतीयों की सहायता करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप चाहे कहीं भी हो, आपकी मातृभूमि हमेशा आपके साथ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि न्यू इंडिया को आज अवसरों की भूमि के रूप में जाना जा रहा है, जहां हर क्षेत्र में तेजी से सुधार हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने देश भर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कई नए अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना में निजी और सरकारी अस्पतालों के जुड़ने से एफएमजी यानी कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टरों को अनुभव लेने और देश की सेवा करने का अच्छा मौका मिल रहा है।
इसके अलावा मेडिकल शिक्षा और रिसर्च में हो रहे तेज विकास से छात्रों को अच्छे करियर विकल्प मिल रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विदेशों में पढ़ने वाले छात्र भारतीय मूल्यों और संस्कृति के दूत हैं। वे अपने व्यवहार और काम से भारत की अच्छी छवि पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छात्र भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्तों को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत दुनिया में कहीं भी रह रहे भारतीयों की परवाह करता है। मदद पोर्टल और भारतीय दूतावासों के जरिए सरकार छात्रों की मदद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे भारतीय डॉक्टरों की अच्छी छवि को बनाए रखें और दुनिया में भारतीय चिकित्सा की पहचान को और बढ़ाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ साथ विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सभी सुरक्षा एजेंसियों से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद मिली सफलता को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की, जिसके कारण आतंकवाद से संबंधित घटनाओं, घुसपैठ और आतंकवादी संगठनों में युवाओं की भर्ती में काफी कमी आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को लेकर नो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के सतत और समन्वित प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में देश विरोधी तत्वों द्वारा पोषित संपूर्ण आतंकी समर्थन इकोसिस्टम को पंगु बना दिया है। उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ प्रयास जारी रखने के भी दिशा निर्देश दिए। और सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।